चयनित स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती कट ऑफ को लेके काफी वीडियोस बने, काफी टेंशन का माहौल है। उस पर अपडेट लेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या वाकई इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है, इस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपीएससी वीडियो री एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट का आपको पता है, कुछ लोग मुझसे कमेंट में कट ऑफ पूछ रहे थे, उसको लेके भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका भर्ती का कल कोर्ट केस में हुआ क्या है एक्चुअली में, उस पर भी बात की जाएगी। जूनियर इंजीनियर का भी कल केस लगा था और उसको लेके भी बात करनी है, खासकर डिप्लोमा वालों से तो बात करनी है। इसके अलावा यूपीएससी ने 2016 की एक और भर्ती का इंटरव्यू लेटर जारी किया है, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर। ठीक है, देखिए इसका एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट हो रहा है और कट ऑफ भी इसकी वीडियो बनना शुरू हो गया। कट ऑफ का अभी 2 दिन का एग्जाम बाकी ही है। 31 अगस्त और 30 अगस्त का एग्जामिनेशन अभी बाकी है, लेकिन कट ऑफ पहले ही निकाल दिया गया है। ये समझ के पहले देखिए 30 और 31 को कौन से पेपर आते हैं, ये आपको भी पता है कि जितनी भर्ती में पीछे आपकी डेट पड़ती जाती है उतने क्वेश्चन का लेवल अजीबोगरीब होता है। जब स्टार्टिंग में देखिए, जब भर्ती कई शिफ्ट में कंडक्ट कराई जाती है तो जो स्टार्टिंग की शिफ्ट होती है उसमें आपका जेन्युइन क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जैसे जैसे शिफ्ट पीछे जाती है वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल कुछ अजीबोगरीब हो जाता है। आप अगर एसएससी का एग्जाम देंगे तो आपको ये बात पता होगी। तो अभी 30-31 का पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, पहले से ही इतने सारे कट ऑफ बन गए हैं कि आप लगभग 200 मान के चलिए, 200 प्लस मान के चलिए, आपका सिलेक्शन 200 से नीचे में नहीं होगा, ये एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए सीधी सादी बात है, काफी लोग देखिए अगर पेपर को आप देखेंगे तो ठीक है, रीजनिंग आपका एक जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, वो इस बार कम आया था। रीजनिंग जो पेपर में आप देखे होंगे इस बार कम क्वेश्चन इसके पूछे गए थे, इसकी जगह मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, तो रीजनिंग जो स्कोर आपका खींचता है उसके क्वेश्चन कम थे। जीएस का जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ था वो हार्ड था, मैं यही कहूंगा हार्ड क्या, मॉडरेट से हार्ड मान के चलिए आपका जीएस आया हुआ था। अगर आप इसमें देखेंगे जो करंट अफेयर के नाम पे जो करंट अफेयर पूछा भी गया था तो पुराने करंट अफेयर पूछे गए थे, ना कि प्रेजेंट टाइम के करंट अफेयर गए थे। तो ये मॉडरेट से हार्ड आपका जीएस भी था। मैथ्स का भी क्वेश्चन इस बार आपका मॉडरेट से हार्ड ही रहा था। ठीक है, मॉडरेट से हार्ड आपका मैथ्स का भी क्वेश्चन रहा। ठीक, इसके अलावा जीएस में हो गया, रीजनिंग हो गया, और हिंदी का आपका था जो स्कोर कार्ड था, कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन इसमें भी थे लेकिन ठीक था इसका पेपर। तो ये आपका पेपर का लेवल है जिसमें 2 सेक्शन जो जीएस और मैथ्स रहे हैं वो मॉडरेट से हार्ड रहे हैं। अगर ओवरऑल आप बात करेंगे पेपर की तो टोटल आपका जो पेपर रहा है वो मॉडरेट ही रहा है। ठीक है, मॉडरेट रहा है, मतलब हार्ड से थोड़ा कम और इजी से थोड़ा ज्यादा टफ, ये आप कह सकते हैं। तो मॉडरेट लेवल का आपका पेपर हुआ है। अब आप कंपेयर कर ले रहे हैं पिछली बार। देखिए पिछली बार जो था, सबसे पहले ये जानिए कि पिछली बार पोस्ट कम थी, पिछली बार पोस्ट कम थी, इस बार पोस्ट ज्यादा है। फिर आपका एक क्वेश्चन ये था कि भैया कट ऑफ पिछली बार बहुत ज्यादा गया हुआ है, तो कट ऑफ इसलिए गया हुआ था कि पिछली बार 30 से ऊपर नॉर्मलाइजेशन हुआ था। जो नॉर्मलाइजेशन था ना उसकी वजह से पिछली बार कट ऑफ भाग गया था। इस बार उस लेवल का नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक, अब कोई ये कह रहा है कि शिफ्ट 1 का पेपर आसान था, शिफ्ट 2 का पेपर कठिन था, कोई कह रहा है शिफ्ट 2 का पेपर आसान था, शिफ्ट 3 का कठिन था। तो एक सीधी सादी बात है, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। जब आप बाहर होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप खुद ही हैं, जब यूपीएससी का भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते हैं ना तो फिर कहते हैं यार कितना आसान पेपर आया था, मैं उस साल बैठा होता तो सिलेक्ट हो गया होता। ठीक, और जब वही पेपर आप देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो आपका पेपर पिछले बार के कंपेयर में इजी भी आया होता है, पर वो वहां पर जाके आपको टफ लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है। वहां पे ये होता है जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन गलत हुआ तो गलत हो गया, उसको ठीक करने का वो नहीं है, तो रिस्क भी नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप जो घर में सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि भैया इससे कुछ होना नहीं है, तो इसमें आपका पेपर वो होता है, आसानी से हो जाता है, आप रिस्क भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स है ना, कोई भी कह दे कि मेरे शिफ्ट का पेपर कठिन था, मेरे शिफ्ट तुम्हारे शिफ्ट का आसान था, तो कहना होता है, लेकिन जो बच्चा उस शिफ्ट में बैठा है उसके लिए उसके शिफ्ट टफ ही होता है एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में। ठीक है, बाहर तो कुछ भी बोलते रहे। ठीक, तो ये मान के अभी मत चलिए कि कौन सी शिफ्ट कठिन है कौन सी शिफ्ट आसान है। और नॉर्मलाइजेशन देखिए एक ऐसी चीज है, ये आज तक समझ के परे रही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो भी हो, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि एक नॉर्मलाइजेशन से कितने नंबर बढ़ सकते हैं। पिछली बार 40-40 नंबर तक बढ़ गए थे, इस बार कितने बढ़ेंगे ये तो डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट में कितने टैलेंटेड लोग बैठे हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन टोटल डिपेंड करता है ना पढ़ने वाले बच्चों पर।
जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किस शिफ्ट में ज्यादा हैं, उसी पे नॉर्मलाइजेशन आपका टोटली डिपेंड करेगा। अब ये है कि भैया 50% लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अगर 5 लाख लोग भी बैठ गए ना एग्जाम में, तो ये 5 लाख पढ़ने वाले बच्चे बैठे होंगे जिनके लिए ये पोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसके लिए मेहनत किए हैं, ठीक है। कंपटीशन इसी 5 लाख में हो जाएगा, 50 लाख बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इतने बच्चे छोड़ दिए हैं तो इससे कट ऑफ डाउन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होता है, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे अपना एग्जाम छोड़ते नहीं है और कंपटीशन उन्हीं में होता है, ठीक है। बाकी तो भरते हैं बहुत से लोग, लेकिन कंपटीशन उन्हीं में होता है। तो ये सब जो लॉजिक दी जा रही है, सब लॉजिक टोटली वेस्ट है, ठीक, कि नॉर्मलाइजेशन में ये हो जाएगा, फिर आपका बच्चे छोड़ दिए तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। फैक्ट आप भी जानते हैं, सीधी सादी बात है, ठीक है। तो कट ऑफ देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि 100 प्लस रहेगा तो आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल सही बात है कि 100 प्लस अगर आपका रहेगा कट ऑफ में, ठीक है, यूआर कैटेगरी से हैं, 100 प्लस आपका कट ऑफ, 100 प्लस अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल 100% चांस है आपका सिलेक्शन का। अब ये डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन को लेके कि आपका नंबर, देखिए वीडियो में बहुत लोग ज्यादा नंबर पाके भी सिलेक्ट नहीं हो पाए और बहुत लोग कम नंबर पाके भी सिलेक्ट हो गए। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो गेम चेंज कर देता है। तो एग्जैक्ट जो भी कट ऑफ बताई जा रही है, अभी बिना ये जाने की शिफ्ट लास्ट की जो 2 दिन की एग्जामिनेशन है उसमें क्या लेवल का क्वेश्चन आएगा, अंधाधुन बता दिया जा रहा है 100 प्लस। आपको मैं बता दूं तो ज्यादा से ज्यादा जो 100 प्लस वाले बच्चे होंगे ना, ये 50,000 से ज्यादा नहीं होंगे। 50,000, 40,000, 50,000 से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि 100 प्लस वाले बच्चे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका 100 क्वेश्चन सही है तो ही आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। 100 से कम भी है तो बिल्कुल आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन है। नॉर्मलाइजेशन किसको आगे कर दे किसको पीछे कर दे इसका कोई भी डिसीजन नहीं है। तो अगर आप 90, 95, 97 क्वेश्चन भी सही किए हुए हैं, 95 से ऊपर अगर आपके क्वेश्चन सही है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है रनिंग में, फिजिकल में। भाई फिजिकल में तो अलग छटैया होती है, वो अलग बात है, लेकिन फिजिकल में आपके होने के चांसेस हैं अगर आप 95 क्वेश्चन भी सही किए हुए हैं, ठीक है। ओबीसी, एससी, एसटी के जो कट ऑफ है और भी थोड़े कम हो सकते हैं। हो सकता है ओबीसी के बच्चे चूंकि एग्जामिनेशन में ज्यादा है तो अगर कट ऑफ भाग सकता है तो ओबीसी है जो यूआर को कैटेगरी में टक्कर दे सकता है, या हो सकता है ओबीसी आगे भी भाग जाए। लेकिन ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका 90 क्वेश्चन सही है तो आप रनिंग रेस से बाहर हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, एग्जामिनेशन जैसे दिए एकदम निश्चिंत रहिए, इंतजार कीजिए। नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट आपके एग्जामिनेशन में पड़ने वाला है, नो डाउट है। 90 प्लस, 95 प्लस, अगर 95 प्लस है तब आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझिए अभी, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लीजिए क्योंकि सीटें अच्छी खासी हैं और मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि 100 से ज्यादा नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों के सही नहीं होंगे। इतनी सीटें तो है ही कि आपका कट ऑफ 100 से नीचे भी जा सकता है, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है आपका वीडियो री एग्जाम को लेके। तो देखिए वीडियो री एग्जाम को लेके आपका रिजल्ट जल्दी जारी होने वाला है। फॉरेस्ट गार्ड, ये दोनों रिजल्ट आपका आने वाले कभी भी 2 से 3 दिन, आज कभी भी जारी कर दिया जा सकता है। कट ऑफ को लेके बड़ा इशू है, वीडियो री एग्जाम के कट ऑफ को लेके जो इशू है वो सीधी साधी बात है। देखिए इतने सारे कट ऑफ चल रहे हैं तो काफी बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं 210 तक तो 210 से ज्यादा नहीं जाने वाला है रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ। अब देखिए इतनी ज्यादा कट ऑफ बताई क्यों जा रही है, जो मुझे फॉलो कर रहा है वो जान रहा होगा कि मैंने जो वीडियो का कट ऑफ बताया था आपका पिछला वाला, वो एकदम एक्सैक्ट बैठा था एसटी कैटेगरी का छोड़कर, बाकी सब का सब सेम टू सेम स्कोर था, ठीक है। अभी ये बात जान लीजिए, किसी को पता नहीं है कि कौन कितना मार्क्स पाया है, जिनका रोल नंबर भी आया है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत ही भयंकर हुआ है वीडियो में और किसी को भी एग्जैक्ट पता नहीं है कितना आपका नंबर है, कितना नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आप 210 प्लस है अगर यूआर कैटेगरी में, तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिए, ठीक है। 98, 99%, ठीक है। और अगर नॉर्मलाइजेशन कुछ भागता है तो 12 तक जाएगा, ठीक है। +2, -2 हो सकता है, ठीक है। यूआर में अगर आप हैं, ओबीसी, एससी, एसटी अपना नंबर थोड़ा कम कर लीजिएगा, इससे थोड़ा आपका कम होगा। ओबीसी 2-3 नंबर, 3 नंबर कम मान के चलिए, ठीक है, इससे कम होगा। यही आपकी कट ऑफ रहेगी, ज्यादा परेशान मत होइए। अब तो रिजल्ट आने ही वाला है, पता चल जाएगा, क्योंकि अभी ना आपको पता है, इवन आयोग को भी नहीं पता होगा कि आपके में कितने स्कोर है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड को लेके भी देखिए आप परेशान मत होइए, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिल जाने वाला है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड में आप मान के चलिए अगर आपका 146 प्लस है ना, 146 प्लस यूआर कैटेगरी में,
146 से 147 के बीच में है तो आप यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हो सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड में भी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी मुख्य सेविका को लेकर। देखिए, मुख्य सेविका को लेकर जो क्वेश्चन था, कल आपका कोर्ट में सुनवाई होनी थी और आपका लगा हुआ था एडिशनल में, फ्रेश केस में तो लगा नहीं था, एडिशनल में केस में लगा हुआ था। और केस नंबर क्या था आपका 3159 में, कोर्ट नंबर 5 में आपका केस लगा हुआ था। ठीक, और आपके कोर्ट में केवल फ्रेश ही केस की सुनवाई पूरा दिन भर होती रही, आपका नंबर नहीं आया। लेकिन आपके साथ एक चमत्कार ये हुआ कि जो संविदा वाले थे उन्होंने भी एक फ्रेश केस डाला हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने एक फ्रेश लिस्ट में अपना केस डाला था, तो वो केस का नंबर आपका जो था मेरे ख्याल से 12429 के था। हाँ, मुझे जहां तक याद है 12429 नाम से एक केस पड़ा हुआ था आपका फ्रेश केस के रूप में, वो उन लोगों ने डाला था जो आपके अपोज में स्टे लगाए हुए हैं। ठीक है, ये संविदा वाले थे। ठीक, तो ये 90 के आसपास या 95 के आसपास ये केस नंबर लगा था और इस केस की सुनवाई हुई है। यानी आप एक बात समझिए कि मुख्य सेविका के बच्चों का केस कोर्ट के सामने फाइनली आ गया और वहां पे जो अवेलेबल थे आपके जज, जो आपके उसमें सपोर्ट में है, उन्होंने कहा कि भाई हमारी भी लगी हुई है याचिका इसी को लेके। तो जज साहब ने सबसे पहले एक पॉजिटिव चीज कर दिया है कि अब आपका जो भी केस लगेगा, मतलब मुख्य सेविका का जो भी केस लगेगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अब फ्रेश लिस्ट में लगेगा। किसमें लगेगा? फ्रेश लिस्ट में लगेगा, और जब भी लगेगा उस दिन इसकी सुनवाई होगी। ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए रखा गया है। ठीक, और मुझे जहां तक लग रहा है कि आपकी जो लास्ट डेट दी गई अगली, वो है आपकी 4 सितंबर। 4 सितंबर को आपकी अगली डेट दी गई है और ये जो डेट है इसमें आपका केस फ्रेश लिस्ट में आएगा। ठीक, दोनों केस को मर्ज कर दिया गया है, ये वाला भी और जो आपका अपना केस लगा हुआ था है जो वो वाला भी 12924 है ना आपका केस, वो दोनों को मर्ज कर दिया गया 12924 और इसको, और इसकी सुनवाई फ्रेश लिस्ट में होगी और 4 सितंबर को ये सुनवाई होगी। तो पॉजिटिव खबर आपके लिए ये आई है कल कोर्ट में, आपके केस की तो नहीं, लेकिन उन्होंने जो केस लगाया था फ्रेश लिस्ट में उसकी सुनवाई को उसके सामने जज ने सुना, आपकी बात सुनी भी गई है वहां पर, और जज ने यही फैसला दिया है कि इस पर बहस होगी। और किस दिन होगी? 4 सितंबर को इस पर बहस होगी और वो फ्रेश केस लिस्ट में होगा, तो आपका नंबर भी इजीली आ जाएगा। तो एक अच्छी खबर बस आपके लिए यही है फिलहाल, और उम्मीद यही करना है कि इस बहस के बाद आपका स्टे हट जाए। बाकी उनका जो केस चल रहा है वो चलता रहे, इससे नहीं है, आपका स्टे हट जाए। स्टे हट गया तो ये मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। ठीक है, तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी जेई एग्जामिनेशन को लेकर जूनियर इंजीनियर सिविल में भी केस लगा हुआ था। मुख्य सेविका का केस तो लगा ही था, सिविल का भी केस लगा हुआ था बीटेक वालों को लेके। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा लेजीनेस दिख रहा है जूनियर इंजीनियर में डिप्लोमा वालों का केस को लेके। ठीक है, नो डाउट है कि रूल और लॉ आपके फेवर में है। ठीक है, आपकी तरफ से फेवर में लॉ है आपका। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, जो डिप्लोमा वाले हैं, मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी और कल की सुनवाई में ये आपको देखने को मिला भी होगा कि कल पलरा बीटेक वालों का भारी था जेई वालों को, जेई केस को लेके। ठीक है, ये आपको थोड़ा सीरियस और यूनाइट होना होगा डिप्लोमा वाले को, और ये बात मैंने आपसे 1 महीना पहले ही कह दी थी कि नो डाउट सब कुछ आपके फेवर में है, लेकिन आप अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो ये कोर्ट है, कोर्ट में कब क्या चीज करने का ऑर्डर दे देना कुछ भी भरोसा नहीं है। कोर्ट के पास ये पावर होती है, तो कोर्ट को इतना हल्के में नहीं लेना है। दूसरा, अगर आप ऐसे ही लापरवाही करेंगे तो 2018 वाले जो जेई है ना, उनसे जाके मिल लीजिए। 2024 में आके उनको सब कुछ फाइनल मिला है। तो 6 साल अगर आप चाह रहे हैं आपकी भर्ती अटके, तो फिर ठीक है, आप ऐसे ही निश्चिंत रहिए। ठीक है, और 6 साल इंतजार करिएगा कि रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए, रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए, केस निकलेगा, तब पहले तो कोर्ट में है केस, तो एग्जाम नहीं कंडक्ट होगा, और जब केस निकलेगा एग्जाम कंडक्ट होगा और तारीख होगी। अगर नहीं पता तो मुख्य सेविका से भी पूछ लीजिएगा कितनी तारीखें लगती है, कितना झेलाऊ प्रोसेस है। तो थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक तो आपका केस लटक जाएगा, दूसरी बड़ी बात है, चलिए सब कुछ सही और कोर्ट ने बीटेक के फेवर में अगर दे दिया
जजमेंट। तो फिर आप ये मान के चलिए, अगर ये सोच रहे हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में केवल बीटेक को मिल जाएगा मौका, बाकी तो डिपार्टमेंट अपना है, तो फिर इसी को बेस बना के बाकी लोग भी कहेंगे अगर इरिगेशन में दिया जा रहा है तो क्यों नहीं बाकी डिपार्टमेंट में भी दिया जा रहा है। भाई प्रोसेस तो वही है, ठीक है, होना तो बीटेक ही चाहिए अगर आपको यही होना है तो फिर यहाँ पे भी मौका मिल जाएगा बाकी बीटेक वालों को हर ब्रांच में। तो फिर अपने कंपटीशन आप खुद ही बढ़ा लेंगे। तो थोड़ा सा जो डिप्लोमा वाले हैं, आपके रूल और रेगुलेशन आपके साथ हैं, सॉरी गवर्नमेंट के लॉ आपके साथ हैं, तो थोड़ा आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करनी होगी, ठीक है, और कोर्ट में थोड़ा यूनाइट होना होगा। अदरवाइज फिर आप खुद ही देख लीजिए, दो बड़ी चीजें आपके साथ हो जाएंगी और आरआरबी जेईई के चक्कर में रहेंगे, वहां तो ऑलरेडी बहुत कंपटीशन पड़ा हुआ है। तो आप अपना सोच लीजिए आपको क्या करना है, यूनाइट होना है कि ऐसे ही चलते रहना है। अगर हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो 2016 की एक भर्ती आई है, ठीक, आईटीआई की नहीं है ये भर्ती, ये आपका खेल कूद को लेके भर्ती आई हुई है। पोस्ट आई हुई थी टीचरों की, इंस्ट्रक्टर्स की स्पोर्ट में, उन्हीं की इंटरव्यू की डेट आई हुई है। और इसके बाद देखिए एक सीधी साधी बात समझ लीजिए, जो आईटीआई 2016 के बच्चे हैं वो परेशान है, वो परेशान मत होइए, ठीक है। 2015-16 वाले आप लोग का भी इंटरव्यू होगा। और ये जो इंस्ट्रक्टर चल रहा है 21 वाला डीबी, ऐसा सोच रहे हैं कि 15-16 वालों का बाद में होगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। मैं आपसे शुरू से कहता आया हूं, साइड में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा, जैसे अभी कॉन्टिन्यूअस 2016 की भर्ती का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। इसमें देखिए इस नोटिस में 13 प्रकार के पोस्ट थे, 13 टाइप के पोस्ट हैं टोटल, ठीक है, 13 तरह के पोस्ट इसमें निकाले गए हैं। और आपका जो डीबी स्टार्ट हो रहा है 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये 21 सितंबर तक जाएगा। 21 सितंबर तक ये डीबी होगा। हर दिन एक एक पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन खैर चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस ही चल रहा है। तो ये मान के चलिए कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो 15-16 वाले हैं उनको भी जल्दी एक इंटरव्यू की नोटिस देखने को मिलने वाली है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।